आती ही होंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आप लोगों को चेंजेस बताऊंगी जो कि आप लोगों को हेल्पफुल होंगी आगे भी। दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन, डिस्कशन एंड एब्स्ट्रैक्ट, हम लोग मेनली ये देखेंगे। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो एकदम हम आर्टिकल को एक लास्ट देख लेंगे कि कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है, कोई चीज़ मुश्किल है, उसको एक दफ़ा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज के नेक्स्ट वीक तक आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड डेडलाइन। 10 से हमने स्टार्ट किया था एंड टिल 30, दैट विल बी अराउंड 20 days। सो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक सब कुछ कंपाइल हो जाए, ठीक है, ताकि अभी असल में हम चाहते ही हैं कि आप लोगों का जो टॉपिक है वो कहीं और किसी और से पब्लिश ना हो जाए पहले, ठीक है, बिकॉज यू गाइज आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इट्स अ गुड एफर्ट, द टॉपिक्स आर रियली गुड दिस टाइम। अच्छी डिजीजेस के टॉपिक्स आप लोगों ने कंपैरिजन किए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक अंधाधुंध कंपैरिजन आप कर रहे हो कि यार बस इस चीज़ को इसके साथ रिलेट कर देते हैं। इट्स अ गुड कंपैरिजन दैट यू गाइस आर डूइंग। आई रियली लाइक द अल्जाइमर्स वन एंड ऑल्सो द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का भी, और एक और भी मैं देख रही थी सुबह, मैंने कहा कि दे आर ऑल गुड टॉपिक्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। इंट्रोडक्शन, इसका जो डिफरेंस होता है फ्रॉम अ नॉर्मल इंट्रोडक्शन दैट इज़ कि ये बहुत लंबा नहीं होता, ठीक है। पिछले वाले में क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ की डिस्कशन इंट्रोडक्शन में हम लोग अराउंड 700 to 800 वर्ड्स रखते होते हैं, और उसमें हमारा एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न में क्या होता है, आपने पहला पैराग्राफ में डिजीज़ को डिफ़ाइन करना होता है, सेकंड में आपने इंटरनेशनल नेशनल स्टेटिस्टिक्स को बताना होता है, थर्ड पैराग्राफ में आप इंटरनेशनल नेशनल रिसर्चेस बताते हो कि जो उस टॉपिक पे हो चुकी होती हैं, एंड फोर्थ में आप रैशनल बताते हो, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट पैराग्राफ में अब आपने क्या करना है, यू हैव टू डिफाइन द ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिजीज अंडर स्टडी। यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टैट्स। अब आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर नहीं रहे, आप लोगों का फोकस सिर्फ होगा ग्लोबल एंड यूएस, ओके। वट एवर द डिजीज इज, हाउ एवर इट इज़ हार्मिंग, इवन दो सीडीसी एक मोटेलिटी डेटाबेस है, लेकिन अ, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो सिर्फ डिसेबिलिटी करा रही हैं, मोर्टेलिटी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं है। तो लेकिन उसके भी आपने स्टैट्स देने हैं, ठीक है। आप लोगों ने बस मेन ये बताना है पहले पैराग्राफ में, आफ्टर डिफाइनिंग योर डिजीज़ एंड आफ्टर डिस्क्राइबिंग इट अ लिटिल बिट, आपने ग्लोबल बर्डन के ऊपर बात करनी है, ताकि मेन हम ये चाहते हैं कि हम हेल्थ पॉलिसी मेकर्स को टारगेट करें कि दिस डिजीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी वे यू कैन डू दैट, ओके। किसी तरह भी आपने उनको ये कन्विंस करना है बाय एनी स्टैट्स कि इतनी डिसेबिलिटी हो रही है, इतना इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इतना इकोनॉमिक लॉस आ रहा है, इतना हेल्थ बर्डन है, इतना इसके ऊपर बजट जा रहा है, वट एवर वट्सएवर, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ वुड बी अबाउट द ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिजीज। पहले आप ग्लोबल लेवल पे बता सकते हैं एंड देन यू हैव टू कम बैक टू द यूएस, के यूएस में इसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देन वी हैव लिंक द अदर डिजीज फर्स्ट सिस्टम। और अब आपने अगर दो डिजीजेस आपने लेके चल रहे हैं ना, कुछ जो ग्रुप्स हैं वो वन डिजीज पे चल रहे हैं, तो दैट्स टोटली फाइन। जो वन डिजीज वाले हैं उन्होंने सिर्फ अपनी डिजीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि हाउ इज इट अ प्रॉब्लम मेन। लेकिन जो दो डिजीजेस को लेकर चल रहे हैं अब आपने उनको लिंक करना है, ठीक है। जैसे कि अब हमने एक कर रहे हैं स्टडी दैट इज अबाउट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर है रिसर्च, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने उसको बताना है कि जिस चीज़ के साथ आप उसको रिलेट कर रहे हो, आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि वाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैट डिजीज एंड द वन यू आर रिलेटिंग। क्योंकि अगर रिलेशन नहीं है तो फिर इसका इतना कुछ फायदा नहीं है। हम लोग एक मेनली रिलेशनशिप को ही एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो सेकंड पैराग्राफ वुड बी अबाउट लिंकिंग दैम। थर्ड पैराग्राफ वुड बी इफ़ यू हैव सेटिस्फाइड जस्टिफाइड एनी ए ब्रैकेट अगर आपने रखा है तो आपने उसको बताना है। और फिर थोड़े से और फैक्टर्स के बारे में जो आप जिनको वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं ना, जैसे कि हमने लेके किए हैं सेंसिस रीजन्स, इनके बारे में आपने स्टैट्स बता देने। एंड लास्ट वन इज द रैशनल, ओके। अब नाउ इट सीम्स अ लिटिल बिट ओवरवेलमिंग, कितने ज़्यादा स्टैट्स मैं कहाँ से लूँगा। तो अच्छा तो ये है कि आप थोड़े से आर्टिकल्स को पढ़ें, ठीक है। द गुड थिंग इज़ जैसे पहले एफर्ट होती थी वो यही है कि द बेटर थिंग इज़ कि आप खुद अपने आर्टिकल्स डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ें, डिफरेंट स्टैट्स निकालें, डिफरेंट तरीक़ों से उसको लिखें। तो इस पर टाइम लगाएं, ये एक प्रॉपर तरीका है जो कि एक एक्चुअल वे है ऑफ राइटिंग एन इंट्रो एंड डिस्कशन। You spend some good time, you go through many articles, you go around 15 articles, 16 articles, you read them, you make an conclusion, you make an idea कि यार ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये दैट इज़ वन वे, ठीक है। अब द सेकंड वे इज़ कि आप सिंपल वही है कि आप एआई को यूज़ करें। परप्लेक्सिटी पे हम जाएंगे, बट ऑफ कोर्स एआई कैन नेवर रिप्लेस द एफर्ट जो आप लोग खुद करते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, स्टिल वी आर गोइंग टू यूज़ दैट अ लिटिल बिट, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इट हेल्प्स यू राइट इन अ बेटर वे। जो एआई रिटर्न आर्टिकल होते हैं वो उनकी वर्थ मतलब जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन
सम टाइम सीडीसी में ये होता है कि आप कोई ना कोई पॉइंट मिस कर जाते हैं। अभी अभी इंट्रोडक्शन तो बेसिक चीज़ होती है, डिस्कशन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, सो आप इधर यू कैन राइट हेयर, हेल्प मी राइट एन introduction on, you can write, okay, let's go for muscular dystrophy for, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा फिर आपका आर्टिकल लिखा जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सीडीसी वंडर एनालिसिस फॉर हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, और and 8 references within 5 years, use this format। और वो जो मैंने फॉर्मेट अभी अपनी स्लाइड से कॉपी किया, मैंने उसको कॉपी भी कर दिया, ठीक है। अब इसको हम टाइम नंबर ऑफ वर्ड्स ही बता देते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे होंगे ऑलमोस्ट 300 to 400 वर्ड्स। ये चले पहले हम लोग बड़ा रखते हैं 500 वर्ड्स, और फिर उसको क्योंकि हमें छोटा भी तो खुद ही करना पड़ेगा। मैं आप लोग को बताती हूँ इसको यूज़ किस तरह करना है, बिकॉज सम ऑफ यू गाइस आर यूजिंग डिफरेंट एआईज, लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें आपका एआई कंटेंट बहुत हैवी आ रहा है, ठीक है। अच्छा यही होगा कि आप लोग एफर्ट अपनी करें, जितने आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। बट एक इसका तरीका मैं बताती हूँ कि आपने अगर इसको भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो हाउ यू हैव टू यूज़। अब देखिए इसमें इन्होंने अच्छा बताया, अभी इन्होंने ये बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से एक पहले उसको इंट्रोड्यूस किया है। उसके बारे में उन्होंने बताया है कि दे अफेक्ट 1 in every 5,000 to 10,000 इंडिविजुअल विद ड्यूशीन, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रॉफीज हैं, ये मेल बर्ड्स को कंट्रीब्यूट कर रही हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह को, और पॉपुलेशन बेस सर्वेलेंस, और उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब रिस्पायरेटरी फेलियर्स के साथ साथ आ जाता है, जिसकी वजह से ओवर 60% ऑफ द रिस्पायरेटरी डेथ्स, एंड देन वी हैव कार्डियोमायोपैथीज, और वो सारी चीज़ें। और इसके बारे में थोड़ा सा और उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर उन्होंने सीडीसी को भी एक्सप्लेन किया है, दैट्स अ गुड थिंग टू ऐड। ये भी पैराग्राफ एक आप लोगों ने अच्छा डालना है, ठीक है, सीडीसी वंडर एनालिसिस के ऊपर भी। एंड इन दिस वन ओके, रेफरेंस विद इन 5 years उसने हमें मेंशन कर दी। अब इसमें अब देखो ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, इट्स रियली गुड, अप टू द मार्क, और बहुत एक अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के लिए इट्स अ गुड वन, ओके। लेकिन आपने अब करना ये है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम जो आर्टिकल्स में आ रही है, जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, वो ये है कि वो डायरेक्टली इन रेफरेंसेस को कॉपी कर देते हैं। दिस इज़ नॉट द फॉर्मेट टू राइट अ रेफरेंस, ठीक है। ये आपका साफ पता लग जाएगा कि ये आर्टिकल, ये रेफरेंस जो है, दिस इज रॉन्ग, ये एआई से लिखवाया हुआ है। तो पहले आपने क्या करना है कि चले पहले इसको हम छोड़ देते हैं, पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं अपने पास, ताकि ये हमारा अफेक्ट ना हो। क्योंकि जब रेफरेंसेस पे आप स्टार्ट करोगे डिस्कशन, ओके नीचे आते हैं हम थोड़ा सा इधर तक। इसको मैंने कॉपी कर लिया। ओके, अब मैं इसको नीचे, उसने पूछा हुआ है कि डू यू वांट द रेफरेंसेस टू बी फॉर्मेटेड इन अ वैनक्यूवर स्टाइल, मैं कहूँगी यस। इंक्लूड ऑल द डिटेल्स अबाउट द रेफरेंसेस, और अच्छा करें तो एक अच्छे आर्टिकल का रेफरेंसेस का स्टाइल ही आप निकाल लें, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास है ट्रेंड इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसको मैं ओपन करती हूँ। Yes, include all the details about the references, remove incomplete references, and format in this style। तब तक मैं साइड पे क्विल बोर्ड को भी ऑन करती हूँ। ओके, अब इसके मैं रेफरेंसेस का वो निकाल लेती हूँ जो फॉर्मेट है ना, ठीक है। एक मिनट, इसको हम नीचे आते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट है, कंप्लीट आर्टिकल किधर है, अच्छा ये लॉग्ड, अच्छा नहीं लॉग तो नहीं है। एक सेकंड बस, मैं थोड़ा सा आई गेस पता नहीं व्हाई इज इट स्लो। माय बैटरी इज रनिंग आउट, ओके। अब मैं इधर नीचे जाती हूँ।
अब आपको देखना, वो दिखाएगा कि इंटो रेफरेंसेस को काफी प्रॉपर फॉर्मेट में डालेगा। पहली बात यह है कि उसने यहाँ भी इनको सेट कर दिया है, डिफरेंट स्टाइल में वैनक्यूवर में ले आया है। और अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। उनकी आईडी भी उन्होंने दे दी है, पेज नंबर्स भी। और नीचे भी जाते जाएं अब हम, कितने हैं टोटल, लेकिन कम कर दिया मजीद। इससे आपने रेफरेंसेस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने इनको चेक भी करना है, ठीक है। अब देखिए, मेन काम यह है कि उसने सब कुछ आपको सारे स्टैट्स हर जगह से जहां मर्जी से वो यूज़ किए हैं। इट हैड हेल्प यू राइट अ वेरी गुड आर्टिकल। अब आपने थोड़ी सी एफर्ट करनी है, जो बंदा भी इंट्रोडक्शन लिखेगा इनको एक दफ़ा चेक करना है कि आर दे मतलब ऐसे तो नहीं है कि फेक रेफरेंसेस हैं, कभी कभी कुछ एआई फेक भी देते हैं। तो एक दफ़ा इनको चेक कर लेना रेफरेंसेस को, गुड इनफ सो यू कैन मूव ऑन। अब हम देखते हैं टोटल रेफरेंसेस इन्होंने डाले भी कितने हैं। शो ऑल रेफरेंसेस, पूरे आर्टिकल में इन्होंने कम से ही डाले हुए होंगे। 33 टोटल रेफरेंसेस ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो दैट्स गुड इनफ नंबर। अच्छा, मैं ये दूसरे वाले का दिखा रही थी आपको, जो इसने इंट्रोडक्शन लिखा। मैं क्विलबॉट में आई हूँ, मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं इसको डिटेक्ट एआई करती हूँ। 93% एआई आ रहा है। अगर आपका आर्टिकल आप इस तरह लिखते हो और यही सब कुछ आ जाता है ना, तो ये आपका आर्टिकल इधर ही रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे जितना ही अच्छा इंट्रोडक्शन हो। लेकिन एआई इसका बहुत हैवी एआई है, ठीक है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी आई गेस इसके बारे में बताया था कि पहले आपने इसको रिफ्रेश करना है, फिर उसके बाद आपने इसको कॉपी करके वर्ड डॉक्यूमेंट में लेके जाके एक दफ़ा खुद टाइप करना है, ठीक है। जब आप टाइप करते हो उसका एआई कम हो जाता है, क्योंकि नाउ यू आर टाइपिंग इट। अब मैं कॉपी पेस्ट क्योंकि चल रही हूँ, तो वो उसको डिटेक्ट कर रहा है, उसको पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कॉपी चीज़ हुई है, पेस्ट हुई है। दैट्स वाई इट इज़ डिटेक्टिंग इट एज टू मच एआई कंटेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको, आई गेस मैंने फर्स्ट साइनॉप्सिस वाली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, तो आप लोग यू कैन गो बैक एंड सी द इंट्रोडक्शन फ्रॉम हेयर। अच्छा, ये साइनॉप्सिस तो आप लोगों का तो था ही नहीं, ये तो दूसरी क्रॉस सेक्शन वाले में थी। चलो मैं इसको आप लोगों को दिखाई देती हूँ इसमें, हाउ टू डू इट। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ आ गए हैं। ये इसको खुद लेके आएगा डाटा को। एक दफ़ा आपने पैराफ्रेज कराना है विद हेल्प ऑफ क्विलबॉट, ओके। अभी उसको पैराफ्रेज करा है आपके इंट्रो को। हाँ ठीक है, वही इसलिए मैं कह रही हूँ कि यू हैव टू चेक दैम, यू हैव टू चेक द रेफरेंसेज, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इट, लेकिन यू कैन नॉट रिलाई टोटली ऑन एआई, ठीक है। थोड़ी सी आप उसमें से हेल्प ले सकते हो डिफरेंट डाटा की, बट इट ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम्स तो हैं इनमें। अब देखिए, ये जो चीज़ अब आ गई है ना, इवन आपकी अगर शायद हो कि स्टैट्स भी गलत हो, इन स्टैट्स को भी आप एक दफ़ा रीचेक कर सकते हो, लेकिन द फॉर्मेट इट हैज़ रिटन इन, इट्स वेरी नाइस, ठीक है। तो बिल्कुल रिलाई भी नहीं करना, लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही उस पर रिलाई, उसको यूज़ ही ना करें। अब मैं इसको कॉपी करूंगी फुल टेक्स्ट को, और मैं इसको अपने पास ले आऊंगी वर्ड डॉक्यूमेंट में। दिस इज हाउ यू कैन डिक्रीज द एआई कंटेंट, ठीक है। मैंने अपना एक आर्टिकल इस तरह लिखा था, और उस पर जो है ना, उसका भी 98% इसी तरह यहाँ आ रहा था। फिर पैराफ्रीज मैंने किया, फिर उसको जो है अब मैं यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट में लेके आई हूँ अपने पास। अब आपने इसको खुद टाइप करना है, ठीक है। अब उसने सब कुछ लिख दिया है। इट विल जस्ट टेक अराउंड जो लाइक 15 मिनट्स मैक्सिमम। आपने सिंपल लिखना स्टार्ट करना है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज आर अ कलेक्शन ऑफ हेरिडिटरी जेनेटिक इलनेसेस मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल वीकनिंग। एक दफ़ा पूरे सेंटेंस को पढ़ लें और फिर देखें कि किस तरह थोड़ा सा चेंजेस कर भी सकते हैं, तो उसको कर भी दें, ठीक है। अब लिख देते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज विच आर मार्क्ड, हम लोग लिख देते हैं, यहाँ आ जाते हैं, विच आर मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल, को हम लोग कुछ और भी वर्ड भी यूज लिख सकते हैं, विच आर मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल या स्लोली वीकनिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, स्पेशली द स्केलेटल मसल। थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएं, और यू हैव टू टाइप इट होल, ओके। व्हाट्सोएवर दिस होल 500 वर्ड यू हैव टू राइट इट, ठीक है। एक फिर पूरा सेंटेंस, एक पूरा सेंटेंस लिख लें, उसको आगे से कट कर दें। अब ये मैंने यहाँ तक लिख लिया, मैं इसको कट कर दूंगी और अगला सेंटेंस लिखना स्टार्ट करूंगी। इससे आप लोगों का एआई कंटेंट ऑलमोस्ट इट विल फॉल डाउन टू 10 to 15%, एंड यू हैव टू कीप इट बिलो 20%। अगर आपका 20% से ऊपर आता है एआई कंटेंट, आपका आर्टिकल एक्सेप्टेबल नहीं है, और उस इंट्रो वाले जो बंदा होगा, फिर उसको हम लोग पकड़ेंगे कि किसने इंट्रोडक्शन लिखी थी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हुई तो। ओके, सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट थिंग, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब मेन आर्टिकल को हम लोग इंशाल्लाह आखिर में देखेंगे, ठीक है। सो ये फॉर्मेट है आपका। एक इसमें आप चीज़ एक और भी डालने की, आपने सीडीसी को भी एक्सप्लेन करना है। फिर मेथडोलॉजी मैंने लास्ट टाइम बता दी थी, रिजल्ट्स भी बता दिए थे।
डिस्कशन। डिस्कशन जो होती है इट्स द मेन कोर ऑफ सीडीसी वंडर आर्टिकल की, ठीक है। एक आपकी चीज़ थी आपके इलिस्ट्रेशन। सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द रिजल्ट्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेजरली। एंड द थर्ड थिंग इम्पोर्टेंट इज़ द डिस्कशन। और टेबल्स जो हैं वो तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स के साथ ही आ जाते हैं। मतलब जो इंट्रोडक्शन है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, मेथडोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, मेथडोलॉजी इज ऑलमोस्ट लाइक द सेम थिंग। बट जो डिस्कशन है इट्स इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द रिजल्ट्स विदाउट एनी नंबर। आपने अब रिजल्ट्स को बार बार कोट नहीं करना कि हमारी इतनी डेथ्स हुई हैं। अब आप ये बस कर सकते हो कि आप कहो कि देर वॉज अ डिक्लाइन, देर वॉज अ राइज फ्रॉम 1999 टू 2022 एंड दिस राइज वॉज एक्सप्लेन बाय दिस, और ये सब कुछ। और आपने उस जो ट्रेंड्स के इंक्रीज एंड डिक्रीज है ना उसको आपने बताना है। जो बंदा जितनी ज़्यादा अच्छी रीजनिंग देता है कि राइज एंड डिक्रीज क्यों हुआ, जो भी डिक्लाइन हुआ, इंक्रीज हुआ, या जिस स्टेट में कोई प्रॉब्लम थी। मतलब देखो मेजरली जो चेंजेस है ना वो सबको पता है कि रूरल एरियाज में प्रॉब्लम ज़्यादा है, अर्बन में कम है। ब्लैक्स को ज़्यादा है, वाइट्स में कम है। और डिफरेंट जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है उसमें अच्छी चीज़ें हैं, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट इज पुअर। ये सबको पता है। कोविड से पहले एक और प्रॉब्लम थी, कोविड के बाद कुछ और हुआ। अगर कोई बंदा अपनी डिस्कशन लिखता है ना और सिर्फ यही चीज़ें बता देता है कि पुअर है, पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, ब्लैक्स के पास पुअर एक्सेस है, तो ऑलमोस्ट ऑफ कोर्स हर किसी ने मोस्टली नहीं लिखा होता है। आप देखना कोई भी सीडीसी वंडर का आर्टिकल उठाओगे ना, सब ने ऑलमोस्ट इस तरह की बातें लिखी हुई होती हैं। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं, दे आर इम्पोर्टेंट। यू आप लोग भी लिखोगे ये चीज़ें जो आपके पास आएंगी कि ऑफ कोर्स नॉन मेट्रो रीजन में डेथ रेट इसलिए ज़्यादा है कि एक्सेस नहीं है और सब कुछ। लेकिन अच्छे अगर आप कंक्लूजन्स निकाल लेते हो ना कुछ कोई भी प्रॉब्लम के, तो वो आर्टिकल के एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पेशली अगर कोई चीज़ है, कोई अगर कोई प्रॉब्लम हुआ था, स्पेशली कोई जैसे कोई अगर कोई रीजन में कोई प्रॉब्लम हुआ है, फ्लड्स आए हैं जिसकी वजह से कोई इशू ज़्यादा हो गया था, या फिर कोई वहाँ अर्थक्वेक हुआ था, या कोई कोई प्रॉब्लम भी थी, तो वो आपने उसमें लेनी है। उसमें भी वंस अगेन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम डिफरेंट सॉफ्टवेयर। परप्लेक्सिटी को यूज़ करो, डीपसी को यूज़ करो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर से पूछो कि हेल्प मी। उस और प्रॉम्प्ट आपने इस तरह का देना है कि हेल्प मी फाइंड आउट दोज कॉजेज दैट आर नॉट इजीली मैंशनड या दैट आर नॉट मोस्टली मैंशनड इन द सीडीसी वंडर आर्टिकल्स। तो वो फिर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सिंपली आप जो अगर लिखना चाह रहे हो तो आप सिंपल अपना ये कर सकते हो, अपने रिजल्ट्स यहाँ कॉपी करोगे और आप उसको कहोगे कि हेल्प मी जनरेट आ डिस्कशन। तो वो आपको सिंपल वाली डिस्कशन जनरेट कर देगा, जो कि बहुत एक बेसिक सी होती है। उसमें यही होता है कि एक्सेस अच्छी होनी चाहिए, पुअर एरिया में प्रॉब्लम होनी चाहिए, देनी चाहिए। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा वो करोगे ना कि वाई इज देयर अ राइज, वाई इज देयर अ डिक्लाइन, और जितना ज़्यादा आप उसको ट्रिगर करोगे जो भी, तो आपने फिर उससे पता लगेगा। और दूसरी बेहतर तरीका यह है कि अगर आपको कोई एक खास ट्रेंड नज़र आ रहा है तो यू सर्च इट ऑन, आप उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू करो। थोड़ा सा आप देखोगे तो कुछ ग्रुप्स जो हैं वो ये करते हैं कि वो अपनी डिस्कशन बहुत अच्छी लिखना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उसको डिवाइड कर लेते हैं अमंग टू पर्सन्स, ठीक है। दो दो तीन वेरिएबल्स जो हैं एक बंदा ले ले, और अगर तो अच्छे वो उसके बन रहे हैं पॉइंट्स, और दो तीन वेरिएबल्स दूसरा बंदा ले ले। अगर बेसिक सी डिस्कशन है तो फिर वन पर्सन कैन ऑल्सो इवनली डू इट। फिर आपने बताना है कि सपोर्ट करनी है यूर फाइंडिंग विद द प्रीवियस स्टडीज, रेफरेंसेस देने हैं, और एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज कि आप क्या सजेस्ट कर रहे हो कि क्या होना चाहिए। एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द लिमिटेशंस, बट दैट्स अप टू यू गाइस, ओके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि एक हम लोग इसी को ही ओपन कर लेते हैं, ये जो हमारे पास अपना पेरेंट आर्टिकल हम लेके चल रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज द ऑथर नंबर। यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 ऑथर्स उन्होंने डाले हुए हैं। 10 ऑथर्स आर गुड, ठीक है। 10 ऑथरशिप सीडीसी के आर्टिकल में इवन इससे ज़्यादा भी लोग कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि डेटाबेस को आप जितना अच्छा एनालाइज कर रहे हो। जैसे क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ का होता है, वो कहते हैं कि 6 लोग काफ़ी हैं आपके आर्टिकल में। लेकिन सीडीसी में अगर 10 हो, 10 से ज़्यादा हो, 15 तक हो, वो एक्सेप्ट करें। लेकिन ऑफकोर्स हम लोग 15 पे नहीं जाएंगे, आप लोग ऑलमोस्ट कम 10 के करीब ही हो ग्रुप्स में। लेकिन जो बंदा जितनी ज़्यादा एफर्ट करेगा उतनी ऑफकोर्स ऑथरशिप उसके अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। बट टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। और एक दफ़ा आप हमारे साथ कर लो, फिर आप लोग अपना खुद भी कर सकते हो। तो इस पे आप लोगों ने लड़ाई नहीं करनी कि यार ऑथरशिप इसकी ज़्यादा क्यों है, जो भी जिसकी भी होगी। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेंट्रल इलस्ट्रेशन, हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था। अब हमारे पास आ जाता है बेसिक एब्स्ट्रैक्ट। आपने एब्स्ट्रैक्ट को क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी करोगे। जिस आर्टिकल में एक स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि जिस जर्नल में आपने पब्लिश कराना है उस जर्नल के आर्टिकल को ओपन करो, ठीक है। जो मोस्ट रेड आर्टिकल है उसको पब्लिश पेस्ट करेंगे यहाँ, और आपने देख लेना है कि किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। पहली चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि 330 वर्ड्स का है।
गुड, गुड इनफ। ओके, अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इसी को ही, इसकी टेम्पलेट को फॉलो करूंगी और अपना आर्टिकल लिखूंगी। द यूएस पॉपुलेशन इज एजिंग, जो भी आपने अपने बारे में बता देना है कि दे हैव नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड, जस्ट 2 लाइन्स, ज़्यादा लंबा नहीं। फिर पर्पस भी एक लाइन में। फिर मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी ऑलमोस्ट सबकी सेम होगी, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। रिजल्ट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, क्योंकि दोनों मिली हुई हैं। और रिजल्ट्स में देखिए उन्होंने सारा स्टैट्स दिए हैं, आप लोगों ने भी इसी तरह ही स्टैट्स अपने देने हैं। देन वी हैव अ कंक्लूजन। कंक्लूजन में उन्होंने सिंपल बता दिया है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस किस में है, वाइट एडल्ट में है, पेशेंट्स में जो इधर रह रहे हैं, और लास्ट में वन थिंग, वन लाइन की क्या आप सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल राइट एन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आप लोगों ने प्रॉपर लिखना है। सिंपल एब्स्ट्रैक्ट समरी ही होता है, इतना वो नहीं है, लेकिन बस ये है कि स्टाइल आपका प्रॉपर होना चाहिए। देन वी हैव द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की भी हम वर्ड काउंट देखते हैं कितना है। सॉरी, अच्छा नहीं, हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। 7 रेफरेंसेज हैं टोटल इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और अब हम देखते हैं ये है कितना लंबा। इट्स ऑल्सो अ शॉर्ट वन, इट्स जस्ट 200 वर्ड्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा इन्होंने लिखा हुआ है, इतना छोटा ना करें, थोड़ा सा 300 तक चले जाएं आप लोग, ठीक है। लेकिन 200 इज ऑल्सो फाइन अगर उन्होंने लिखा हुआ है और पब्लिश भी हुआ है। लेकिन आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें स्टैट्स उन्होंने किस तरह दिए हैं। पहला पैराग्राफ इज अबाउट द बर्डन ऑफ डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 in 4 adults, हार्ट फेलियर इज द मोस्ट कॉमन। फिर इट हैज स्टेबलाइज एंड इवन डिक्रीज, हैज इंक्रीज सिंस 2001, ओके। ओके, फिर उसके बाद फिर से उन्होंने वही मोटेलिटी के बारे में बताया है कि इंक्रीजेज विद एज, यूएस पॉपुलेशन, प्रीवियस डाटा जो है वो ऑल्सो शो कर है डेमोग्राफिक एंड रीजनल वेरिएशंस, इसलिए दे फॉर वी सॉ टू एवेलुएट द डेमोग्राफिक एंड रीजनल डिफरेंसेस। और इस तरह करके छोटा सा एक है, लेकिन फुल ऑफ स्टेटिस्टिक्स, फुल ऑफ डाटा, देयर इज नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ऑल इंपॉर्टेंट स्टफ। और एक इन्होंने इंट्रो लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेथडोलॉजी, हमने लास्ट टाइम भी देख ली थी। फिर है रिजल्ट से हम लोगों ने देख लिए थे। वी हैव डिस्कशन। ओके, डिस्कशन में देखिए पहले पैराग्राफ में उन्होंने सिर्फ अपनी रिसर्च के बारे में ही बताया है, जो आप लोगों का अपना अपनी रिजल्ट्स हैं। ये सबका इसी तरह ही होता है, ठीक है। आप बताते हो इन दिस 20 year एनालिसिस हमारी सिर्फ की फाइंडिंग्स ये थी। स्टार्ट आप लोगों ने भी इसी तरह ही लेना है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्टली देयर वाज अ डिक्लाइन, पैटर्न वाज कंसिस्टेंट अमंग मैन एंड वुमेन, वाइट एडल्ट्स हैड द हाईएस्ट वन। मतलब दिस इज जस्ट लाइक अ स्मॉल शॉर्ट समरी विदाउट द नंबर्स, ओके। नंबर्स नहीं है इसमें, रिजल्ट्स के नंबर्स नहीं है, परसेंटेजेस एंड ऑल दैट। अब जो है, अब ये इन्होंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किए हैं कि इन कंट्रास्ट टू अदर डिजीजेस देयर इज एन एलिवेशन, रीजंस फॉर दिस आर मल्टीफैक्टोरियल। और आगे रीजंस देखिए, आपको देखेंगे तो वही है सब कुछ। कटबैक्स हुए हैं, लेकिन इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि 30 डे का री एडमिशन रेट कोई सेट हुआ था फॉर हार्ट फेलियर, और राइज इन कोई ये था कि कोई स्टैंडर्डाइज कोई इन्होंने सेट किया था, यूएस में लॉ पास हुआ था कि री एडमिशन कुछ नहीं हो सकता, उसकी वजह से कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए थे। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड कि आप इस पे ऐसी कोई चीज़ मेंशन कर दें। और ये जो सब कुछ है अब ये बेसिक है कि ओल्ड में क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ओल्ड जो होते हैं उनको पहले से कोई भी बीमारियां होती हैं, पोलीफॉर्मेसी, मतलब बहुत ज़्यादा मेडिकेशन वो ले रहे होते हैं, इंटॉलरेंस और साइड इफ़ेक्ट्स उनमें ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ ऑल बेसिक स्टफ, ये सबका यही आएगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि रेशल की भी देखिए, रेशल की वही है जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि रेशल में ब्लैक्स को प्रॉब्लम है, ब्लैक्स को एक्सेस नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने भी बता दिया है कि लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, इंक्रीज बर्डन, पुअर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब ये सब कुछ इन्होंने कॉमन रखा है। जो सिर्फ इन्होंने इंपॉर्टेंट बात जो थी ना अपने पहले पैराग्राफ में, जो उनका जो मेन जो था ना कि हॉस्पिटल्स वर फाइनेंशियली पेनलाइज, और हॉस्पिटल रीएडमिशन रिडक्शन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। इसकी वजह से इनकी डिस्कशन जो है थोड़ी सी स्टैंड आउट किया, और ये इस जर्नल में पब्लिश्ड है, ठीक है, अच्छे जर्नल में। और लेकिन और सब में जो है उन्होंने बेसिक बातें की हैं, और कुछ भी नहीं है कि लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, प्राइमरी केयर फिजिशियंस एक्सेस नहीं है, ब्लैक्स में प्रॉब्लम है, मेट्रोपॉलिटन रीजन में इशूज हैं, वो सबके सेम होंगे, आप लोगों के भी यही होंगे। तो अच्छा होता है कि थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू करें, फाइंड आउट समथिंग जो थोड़ी सी एक एक्साइटिंग हो कि यार अच्छा ये प्रॉब्लम हुआ था, इस तरह से थोड़े से इश्यूज आए हैं, और ये डिजीज में कोई मेन वो हो गया, ठीक है। लिमिटेशन भी आप लोगों की सबकी सेम होंगी। ऑलमोस्ट कुछ लोग तो इन्हीं को ही कॉपी पेस्ट ही करते हैं कि सीडीसी जो है सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट्स को देखता है, सीडीसी लैब फाइंडिंग्स वगैरह उन चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं इंक्लूड कर रहा, और डाटा, अदर डाटा इज़ नॉट अवेलेबल।
जो कि अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपकी रिसर्च तो नहीं है, ये तो सीडीसी वंडर एनालिसिस का डेटाबेस की लिमिटेशन है। सो दैट्स फाइन, इट्स ऑलवेज द सेम, ठीक है। और इवन इनको भी आप रेफरेंसेस को भी कॉपी कर सकते हैं। लास्ट में छोटा सा आपने कंक्लूजन देना है, उसमें भी आपने सिर्फ ये बता देना है कि हाईएस्ट AMR वर्ज ऑब्जर्व्ड इन इन सब में ऑब्जर्व हुए थे। और फिर लास्ट है कि फर्दर एफर्ट्स आर नीडेड। ये पर्सपेक्टिव जो है, दिस इज अगेन कॉपी पेस्ट टाइप थिंग। लेकिन कॉम्पिटेंसी इन मेडिकल नॉलेज, ट्रांसलेशनल आउटलुक, ये थोड़ा सा उन्होंने इन अ वे वो दिए हैं कि आप कह सकते हैं जो होता है ना कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड वाली थिंग। फिर उन्होंने नीचे एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम्स दे दिए हैं, दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। फंडिंग सपोर्ट एंड ऑथर डिस्क्लोजर, एंड दैट्स इट। So this was about the total writing of the CDC वंडर एनालिसिस, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग, अच्छा है। और अभी हमारे तकरीबन पिछले राउंड के 5 आर्टिकल्स हम लोगों ने सबमिट करा दिए हैं। पब्लिकेशन इंशाल्लाह हम लोग खुद हैंडल कर रहे हैं। हमारे पब्लिकेशन टीम है, उन्होंने मतलब उनकी काफ़ी ज़्यादा पब्लिकेशंस भी हैं और उनके पास वेवर्स भी हैं, 2 डिफरेंट गुड जर्नल्स। तो इंशाल्लाह आप लोगों के भी आर्टिकल जैसे ही ख़त्म होगा तो आप लोगों के इंशाल्लाह हम लोग उनमें पब्लिश कराएंगे। और अभी हमने तकरीबन 5 अंडर रिव्यू हैं, एक अच्छे हैवी हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में। तो इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू गाइस आल्सो जैसे ही पब्लिश होंगे। लेकिन आई वांट कि आप लोगों के भी अच्छे अच्छे इंशाल्लाह हम लोग भी अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करवाएं, ओके। सो क्या चीज़ रह गई है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया है, इंट्रो, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, अच्छा असल में अभी हम लोग जिन जर्नल्स को टारगेट कर रहे हैं ना, दैट्स लाइक द वेरी हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, क्योंकि मेरी अपना ये होता है कि अगर रिसर्च अच्छी हुई है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सबसे नीचे वाले जर्नल में, अगर हम सबसे शॉर्ट छोटे जर्नल में पब्लिश कराना चाहें ना तो वो तो उसी वक्त ही पब्लिश हो जाता है, ठीक है। जल्दी पब्लिश कर देते हैं, विद इन इवन अ वीक आपका पब्लिश हो जाता है। लेकिन अगर हम लोगों का भी हमने किया गया है कि हमने सबसे हाईएस्ट में स्टार्ट किया है, अगर तो उधर पब्लिश हो जाते हैं दैट्स वेल एंड गुड। अगर वहाँ पब्लिश नहीं होता, तकरीबन हफ्ते में या 2 हफ्तों में आपको डिसीजन आ जाती है कि आपका आर्टिकल रिव्यू पे जा रहा है, आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो गया है या नहीं। तो फिर हम उसके बाद किसी दूसरे सेकंड जर्नल को कंसिडर करेंगे। लेकिन मैक्सिमम आपको अगर अपने दिमाग में रखना होता है ना, अपने 2 मंथ्स रखना होता है आइडिया अच्छे जर्नल्स का, इंटरनेशनल जर्नल्स का। टाइम ऑफ कंप्लीशन 2 मंथ्स, मतलब एक जो है ना, एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम इज 2 मंथ्स अगर इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल जर्नल। पाकिस्तानी जर्नल्स तो नहीं इसको लेते इतना खास, सो वी विल गो फॉर इंटरनेशनल वन ही। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, ताकि वरना फिर हम लोग इसको मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। ओके, हाउ टू फाइंड बेस्ट सूटेड जर्नल फॉर आर आर्टिकल, ओके। सो इसका बेस्ट सूटेड जर्नल वैसे जो तो होता है ना कि आपने फॉर सीडीसी यू हैव टू डू दिस थिंग कि यू हैव टू राइट अ गुड आर्टिकल, ठीक है। ट्राई करें कि अपना बेस्ट दें और फिर हैवी से हैवी जर्नल की तरफ जाएं, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है कि ये पाकिस्तान की रिसर्च है तो पब्लिश नहीं होगी, पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे डाटा है तो पब्लिश नहीं होगा, कि हम लोग उसमें छोटे जर्नल्स को टारगेट करें। तो आपने जो है इस तरह करना होता है कि आपने रिलेटेड जर्नल्स को देखना होता है। सिंपल, मैं पबमेड पे जाऊंगी, ठीक है। उसमें फिर आपने, अगर मेरी है ना रिलेटेड टू हार्ट हार्ट फेलियर पे रिसर्च है, तो मैं लिखूंगी सीडीसी वंडर एनालिसिस। सिंपल मैं कर लेती हूँ, चले स्कीमिक हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, इस तरह की टाइप का टॉपिक है, ठीक है। अब इसके जो जर्नल्स यहाँ मेंशन है ना, इसका मतलब है कि ये जर्नल्स जो हैं ये आपके सीडीसी वंडर एनालिसिस को पिक कर रहे हैं। एनल जर्नल ऑफ अमेरिकन जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट जर्नल जो है, अब ये देखें, ये है यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रीवियस कार्डियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी। इवन देखें ये यूरोलॉजी का जर्नल है, नेफ्रोलॉजी, क्यूरियस। इसका मतलब है कि दे ऑल आर गुड जर्नल्स एंड दे आर पिकिंग इट अप, ठीक है। अब जो है, अब मैं क्या कर सकती हूँ कि चलो मुझे अब ये सबसे पहले नजर आ गया, ठीक है, अमेरिकन जर्नल ऑफ हार्ट। ओके, इसको मैं ओपन करती हूँ, या इसी को मैं ओपन कर देती हूँ। ओके,
अमेरिकन हार्ट जर्नल, ओके, इसको अब हम ओपन करते हैं यहाँ से। इसका जो है ना, आप लोग सिंपली देख सकते हो कि इसका कितना इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है। ये काफ़ी हैवी जर्नल्स हैं, लेकिन देखें पाकिस्तानी लोगों का, शर्जील हुजैफा जो भी हैं, इनके इनके पब्लिश हुए हैं, तो वाई नॉट गो फॉर अ गुड जर्नल। सो दिस 3.5 इम्पैक्ट फैक्टर पे है, एल्सेवियर का है, साइंस डायरेक्ट वालों का है। तो इसका मतलब है इट्स अ गुड जर्नल, ठीक है। इवन दो अगर आप फिर भी देखना चाह रहे हो ना, तो आप इसका जनरल के बारे में देख लेते हो कि जनरल के बारे में यहाँ आ रहा होगा। जनरल इंसाइट्स, ओके। उसमें ना फिर वो आपको बता देते हैं कि ये जो है पबमेड इंडेक्स है। अब ये देखें, इसके बारे में बता दी है कि आईएसएन का उसका स्कोर भी है, इम्पैक्ट फैक्टर्स का भी बताती है। 4 days टाइम टू फर्स्ट डिसीजन है। रिव्यू टाइम, पब्लिशिंग, एक्सेप्टेंस टू पब्लिकेशन 5 days में है। इन सब में ये इंडेक्स है, साइंस साइटेशन इंडेक्स, मेडलाइन, स्कोपस। तो इसका मतलब दिस इज ऑल गुड, और एल्सेवियर के जर्नल सारे अच्छे ही हैं। अब देखिए, ये पबमेड इंडेक्स नहीं है, लेकिन ये स्कोपस इंडेक्स है, एल्सेवियर के साथ इंडेक्स है। इसका मतलब है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे यार ये नहीं है। स्कोपस इज ऑल्सो अ डेटाबेस दैट इज जस्ट लाइक अ पबमेड। और इसमें देखें, ये साई मैगो जर्नल रैंक वालों में भी इसका नाम है, तो इसका मतलब इट्स अ गुड जर्नल। और ऑफ कोर्स अमेरिकन हार्ट जर्नल है, तो वंस अगेन गुड। इम्पैक्ट फैक्टर मोर देन 1 इज कंसिडर्ड गुड। तो दिस इज ऑल द गुड पॉइंट्स जो आपको पता होते हैं यार ये एक अच्छा जर्नल है। यस, यू कैन गो फॉर देम, लेकिन उसमें जो होता है ना, अगर आप इवन इस तरह करके आप इधर सर्च करते हो ना, ये आपको एक ओपन एंडेड दे देगा कि इन सब में आप ट्राई कर सकते हैं। ऑफकोर्स दुनिया में बहुत ज़्यादा जर्नल्स हैं, आपने लेकिन उन जर्नल्स को मोस्टली टारगेट करना होता है जो एक्सेप्ट कर रहे हैं और जिनकी टेंडेंसी टू एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। वो कैसे आपको पता लगता है? वो इसी तरह पता लगता है कि आपने, या तो आप डिफरेंट लोगों से पूछो जो ये चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, जैसे जिनको पता है कि यार इसने, ये आप बस देखो कि अगर आपका कोई फ्रेंड भी कहता है ना, कोई पब्लिश करता है, मैं इवन खुद ये करती हूँ कि कभी लिंक्डइन में मैं सर्च कर रही होती हूँ, किसी बंदे ने लिखा होता है ना माय आर्टिकल गॉट पब्लिश्ड, मैं उस जर्नल का नाम अपने पास सेव कर लेती हूँ। तो क्योंकि इससे ये पता लगता है कि इफ ही इज़ अ पर्सन जस्ट लाइक यू इन पाकिस्तान एंड ही हैज़ डन अ रिसर्च जस्ट लाइक यू इन पाकिस्तान, और अगर उस जर्नल में उसकी पब्लिश हो गई है और वो एक अच्छा जर्नल है, इसका मतलब है कि आपके चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू दैट जर्नल इज़ वेरी हैवी। अब एक पाकिस्तानी पाकिस्तान से रिलेटेड रिसर्च लैंसेट जर्नल में पब्लिश करने की कोशिश करता है, इट्स वेरी हार्ड। ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट दैट मच कंसर्न कि आपकी पाकिस्तान से रिलेटेड रिसर्च को पिक करें। लेकिन ऑफ कोर्स अगर लोग जो है अब जीबीडी के ऊपर काम करें डिफरेंट डेटाबेसेस को, तो दे आर गेटिंग पब्लिकेशन इन लैंसेट। तो इस तरह आपको ज़्यादा अच्छा पता लगता है अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखो कि कौन कौन से जर्नल्स लोग पब्लिश कर रहे हैं। सो वेन एवर यू सी एनी पोस्ट कि यार हमारी ये पब्लिकेशन होगी, या जो भी लोगों ने स्टेटस पे लगाए होते हैं, जस्ट सी द नेम ऑफ द जर्नल और आके उसको एक दफ़ा चेक कर लें कि क्या वो कितना इंडेक्स्ड है। कुछ होते हैं वो बिल्कुल भी इंडेक्सेशन नहीं होती उनकी उनकी सिर्फ गूगल स्कॉलर लिखी हुई होती है, या फिर ऑफ कोर्स हर किसी की इंडेक्सेशन होती है। लेकिन आपने ट्राई करना है कि स्कोपस में, मेडलाइन, पबमेड, इन सब में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर एल्सेवियर और साइंस डायरेक्ट वालों के हैं तो दे आर ऑल गुड। फिर उसका इम्पैक्ट फैक्टर देख लें ताकि फेक जर्नल ना हो। और इससे सिंपली यही है, पबमेड पे जाएं, उसका अपने अपने से रिलेटेड टॉपिक को सर्च करें और देखें वो कहाँ पब्लिश हुआ हुआ है, तो उनके 2-3 जर्नल्स को देख के आप अपना सबमिट करा सकते हैं, पब्लिश करा सकते हैं। Can we submit an abstract before the full paper? Yes, you can do that, and it's also considered a good thing कि आपका आर्टिकल जब पब्लिश नहीं हुआ तो आप एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश कराओ। एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन, और अगर आपके कॉन्फ्रेंस बुक्स में पब्लिश हो जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि फॉर यूएस एमली एंड डिफरेंट एग्जाम्स दे कंसिडर्ड इट एज अ सेपरेट पब्लिकेशन। ठीक है, एक बंदा कहता है कि मैं अपना, ऑफ कोर्स जब आप कहीं प्रेजेंटेशन में जाके कहीं कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देते हैं ना अपने एब्स्ट्रैक्ट की, अपने आर्टिकल की, या अगर आपका इवन आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट आपका, तो इट इज़ कंसिडर्ड एन एज अ सेपरेट पब्लिकेशन फ्रॉम दिस होल आर्टिकल, ओके। तो जैसे कुछ लोग होते हैं वो लिखे, अभी आपका आप जब आर्टिकल कंप्लीट होगा तो आप लोगों का इंशाल्लाह एक सेशन भी मैं करूँगी ऑन हाउ टू प्रेजेंट इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। तो इवन कुछ होते हैं नहीं, यू कैन नॉट गो, अब कम हो गए हैं, कोविड के टाइम पे पीपल वर प्रेजेंटिंग इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज इजीली ऑनलाइन, लेकिन अगर आप अभी प्रेजेंट नहीं कर सकते, अपना आर्टिकल सबमिट ज़रूर कराएं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अपना सबमिट ज़रूर करवाएं। उसको जैसे ही आपको ईमेल आती है ना कि योर आर्टिकल हैज़ बीन एक्सेप्टेड, तो कुछ जर्नल्स ये होते हैं कि इवन अगर आप प्रेजेंट नहीं भी करें ना, वो अपनी कॉन्फ्रेंस बुक में आपके आर्टिकल को पब्लिश करते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट को। तो इट इज़ कंसिडर्ड अ सेपरेट पब्लिकेशन, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर योर सीवी।
for those who are applying for US residency matches and all that stuff. Yes, in the preprint of the conferences, उसमें सब उसमें आता है। और जो आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ होता उसके चांसेस ऑफ उस एब्स्ट्रैक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं टू गेट इट, कि वो उसको एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि सारी कॉन्फ्रेंसेस इस चीज़ के रीच आउट में होती हैं कि जो डाटा अभी तक नहीं अवेलेबल हुआ फ्रीली, वो डाटा हमारे पास आ गया है। तो दैट्स वाई। सो दैट वाज इट। लेट्स कंक्लूड द मीटिंग। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं आप लोगों का सेशन अभी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग, यू गाइस कैन स्टार्ट वर्किंग, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट टैग मी देयर, आई वुड बी देयर टू गाइड यू गाइस। ओके, थैंक यू।